अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत होंगे जी। आज का टॉपिक है जी चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल में से एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। जब ये पूरा चैप्टर आप पढ़ते हैं, आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आप सारे चैप्टर में माइटोसिस म्योसिस पढ़ते हैं कि 1 से 2 सेल बन रहे हैं, 4 सेल बन रहे हैं, सेल किसी डिवीजन पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप लास्ट टॉपिक पे जाते हैं तो यही टॉपिक आपको फोकस इस बात पे करवाता है कि क्या हमारी बॉडी में हर वक्त सेल बन रहे हैं। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरत पड़ने पे सेल टूटते भी हैं, डिस्ट्रॉय भी होते हैं, डेथ भी होती है उन सेल की। तो सेल की डेथ कहलाती है जी एपोप्टोसिस नेक्रोसिस। अगर सेल जो है वो अपनी कुदरती नेचुरल मौत मरे, प्रोग्राम सेल डेथ हो, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गुजरने के बाद हो, डेट इज एपोप्टोसिस। लेकिन अगर सेल अचानक से हादसाती तौर पे किसी डिजीज़ की वजह से या किसी और अचानक इंजरी की वजह से डेड हो जाए तो उसे कहा जाता है नेक्रोसिस। तो सबसे पहले जो सारा आपकी किताब में जब आप पढ़ेंगे डिटेल में जो लिखा हुआ है वो सारा का सारा एपोप्टोसिस का मैकेनिज्म है। जबकि लास्ट पैराग्राफ की जो सिर्फ चंद लाइनें, 3-4 लाइनें हैं, वो नेक्रोसिस की, जिसमें मैंने एक पॉइंट एक्स्ट्रा भी यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब सबसे पहले जो पहला पैराग्राफ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एपोप्टोसिस की डेफिनेशन लास्ट में लिखी नजर आ जाएगी आपको कि क्या है, प्रोग्राम सेल डेथ है। उसके बाद बाकी सारा लिखा हुआ है कि हमारी बॉडी में होती कब कब है। मिसाल के तौर पे जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है, जिसम के वो ऑर्गन्स बन रहे हैं, जिसमें इसके सिग्निफिकेंस में आपको पॉइंट भी बताऊंगा कि हमारी उंगलियां जब पैदाइश से पहले जो होती हैं, उंगलियां जुड़ी होती हैं, इनके दरमियान एक मेम्ब्रेन होती है। जैसे जैसे ये डेवलपमेंट का वक्त है, इनकी मेम्ब्रेन के दरमियान जो है मेम्ब्रेन की एपोप्टोसिस होती है और सारी मेम्ब्रेन खत्म हो जाती है, डिजिट्स सेपरेट हो जाती हैं। तो ये डिजिट्स की जो मेम्ब्रेन है ख़त्म करने में भी एपोप्टोसिस का किरदार था। ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाए या कोई भी हमारी बॉडी के अंदर सेल डिफ्रेंसिएशन हो जाए। डिफ्रेंसिएशन क्या होता है? सेल जो है अपना काम करना सीखता है। लेट से रेड ब्लड सेल्स है, हमारे रेड ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में बन रहे हैं, लेकिन रेड ब्लड सेल्स का काम जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना है, ये जो काम करना सीखना है, ये सीखते जाके हमारे लिवर के अंदर है। तो ये जो है सेल का काम करना सीखना, टू बिकम फंक्शनल, डेट इज नोन एज डिफ्रेंसिएशन। तो सेल की मोटिलिटी, सेल के अंदर जो जितने भी दूसरे अदर प्रोसेसेस हो रहे हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही हैं, सब में एपोप्टोसिस का एक अहम किरदार है। अब हमने डायग्राम की मदद से देखना है कि एपोप्टोसिस के अंदर जो है मैकेनिज्म क्या इन्वॉल्व है। जो सबसे पहले सपोज करें ये एक सेल है, ये पूरा एक इंटैक्ट सेल है, तो कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर से गुजरते गुजरते पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सबसे पहले ये सेल जो होता है, जिसका जो क्रोमाटिन मटेरियल होता है, जो न्यूक्लियर बॉडी होती है, और स्पेशली यहाँ पे साइटोस्केलेटन, जिसका आपकी किताब में जिक्र नहीं है, ये साइटोस्केलेटन जो सेल की शेप बना रहा है, टूट जाता है, जिससे कहते हैं सेल की शेप इरेगुलर होना शुरू हो जाती है। इसी दौरान सेल का जो न्यूक्लियर बॉडी है, न्यूक्लियस है, सारा का सारा टूटना, थोड़ा थोड़ा टूटना शुरू होता है, जो कि इसका क्रोमाटिन है कॉम्पैक्ट होना शुरू होता है और अंदर ही अंदर सेग्रीगेट टूटना शुरू होता है, अलग-अलग होना शुरू होता है। इसी दौरान इसका सारा का सारा साइटोप्लाज्म जो है वो श्रिंक होना शुरू होगा, कंडेंस होना शुरू होगा, सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। देन इसी दौरान जो है इसके जो न्यूक्लियर बॉडी है, सारे के सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट के अंदर टूटना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे गौर करना आपने, जब ये सेल जो है कंडेंस हो रहा था, टूट रहा था, श्रिंक हो रहा था सारा, इस दौरान सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पे गुलाब से बनते हैं, छोटे से यहाँ पे उभरे हुए पोर्शन बना जाते हैं। ये जो होता है, इन पोर्शन को कहा जाता है ब्लेब्स। देन इसी दौरान न्यूक्लियस के अंदर जितने भी मटेरियल सारे के सारे डिस्ट्रॉय होना शुरू होंगे, आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियर बॉडी, साइटोप्लाज्म, स्केलेटन, जब ये टूट रहा होगा तो टूटते टूटते छोटे छोटे टुकड़े बन के श्रिंक होते होते बिल्कुल अलग अलग टुकड़े होना शुरू हो जाएंगे। ये जो अलग अलग टुकड़े होकर टूटना शुरू हो गए, पूरे एक सेल के जो डिफरेंट टुकड़ों में टूट के बिखरना शुरू हो जाएगा, इन टुकड़ों को कहा जाता है एपोप्टोटिक बॉडी, जिनको क्या करेंगे, सराउंडिंग की कोई भी सेल जो है फेगोसाइटोसिस करके खा जाएंगे। तो कोई भी फेगोसाइटोटिक सेल जो है खा जाएगा, जिससे क्या जाएगा, पूरे का पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इसके डिस्ट्रॉय होने से ये जो सारा सेल है, ये अंदर ही अंदर से सुसाइड कमिट करेगा और जो अगर डेड हो जाएगा, और इसकी जो इन्फेक्शन है, कोई भी पार्टिकल है बाहर नहीं फैलेगा, और सराउंडिंग जो सेल है, नेबरिंग सेलों ने किसी किस्म की इन्फेक्शन नहीं करेंगे। इसी तरह जब आप थर्ड पैराग्राफ में आप जाएंगे तो इसके जो है ना थोड़ी सी सिग्निफिकेंस मेंशन है कि एपोप्टोसिस की हमारी बॉडी के अंदर अहमियत क्या है। तो 3 पॉइंट आप वहाँ पे लिखे देंगे कि पहला, कि जब इंसान की डेवलपमेंट हो रही होती है, अगेन आप एवोल्यूशन वाले चैप्टर में इस बात को पढ़ेंगे 24 में, कि इंसान के अंदर टेल बोन के आसार पाए जाते, टेल होने के आसार पाए जाते ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लेवल। अब ये जो टेल है, ये पैदाइश के बाद नहीं होती, क्योंकि ये एम्ब्रियोनिक लेवल पे बनती ज़रूर है, लेकिन कुछ अरसे बाद ये हमारी बॉडी के सेल को एपोप्टोसिस से गुजारते हैं, पूरी की पूरी टेल के जो सेल होते हैं डिस्ट्रॉय होते हैं। इसी तरह मैंने भी आपको क्लियर कर दिया था कि हमारी डिजिट, जो उंगलियां जो होती हैं, इनके दरमियान भी मेम्ब्रेन होती है, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाती है। और तीसरा, जब आप पढ़ेंगे, आपकी किताब के अंदर लिखा हुआ है कि न्यूरॉन जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो बहुत ज़्यादा नहीं बन पाते, जितना उनको एक लिमिट टाइम होता है, लिमिट अमाउंट होती है, उतने बनते हैं। उसके बाद जो एक्स्ट्रा न्यूरॉन होते हैं, उनको भी डेली बेस पे ही पैदाइश से पहले, पैदाइश के दौरान थोड़ा सा तोड़ दिया जाता है, ताकि न्यूरॉन ओवर डेवलप ना कर सकें। तो ये सारे से एडवांटेजेस, सिग्निफिकेंस या इसकी एग्जांपल में भी आप पॉइंट बना सकते हैं।
और यहाँ एक और पॉइंट है कि सेल की वजह क्या है, जो मैं लिखना यहाँ पे भूल गया, आपने किताब से देख लेना जी। सेकंड पैराग्राफ में सेल की डेथ के एपोप्टोसिस के कॉजेज क्या है, वजूहात क्या है। तो दो बड़ी वजह लिखी है आपकी किताब के अंदर। पहली वजह जो है कि सेल के जिंदा रहने के लिए जो उसको सर्वाइवल सिग्नल है वो मिलना बंद हो जाएगा। मतलब इसका जो कोई भी ट्रोफिक सिग्नल है, फैक्टर जिसको जिंदा रखे हुए है, वो मिलना बंद होगा, सेल डेड हो जाएगा। या सेल अंदर से ही कोई ऐसे चेंजेस अपने अंदर लेके आएगा कि अपने आप को कमिट करना शुरू कर देगा, या सराउंडिंग के सेल इसको कुछ ऐसे केमिकल सिक्रीट करके इसको किल करना शुरू कर देंगे। तो ये इसके कॉजेज हैं। देन लास्ट में जब आखिरी 3-4 लाइनों पे जाएंगे तो आपको नेक्रोसिस मिलेगा, जो मैं बता चुका हूँ। जो ये क्या है, बेसिकली ये एक एक्सीडेंटल हादसाती मौत है। अब इसकी वजूहत मैंने एक्स्ट्रा थोड़ी बताना चाहिए आपके सामने कि खुदा ना ख्वास्ता मेरे कोई एक्सीडेंट होता है, चोट लगती है, तो हमारी बॉडी की जहाँ पे इंजरी आएगी उस जगह पे नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर उस बॉडी पे पार्ट पे कोई इन्फेक्शन या कोई डिजीज़ हो जाए तब भी नेक्रोसिस हो जाएगी। खुदा ना ख्वास्ता अगर हमें कोई कैंसर या कोई भी मोहलिक डिजीज़ हो जाए तब भी हमारे बॉडी के उस पार्ट में नेक्रोसिस हो जाएगी। और एक और फैक्टर क्या, हाइपोक्सिक कंडीशन। हाइपो मीन लो, ऑक्सी कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर हमारे सेल्स को, बॉडी के किसी पार्ट को, टिश्यूज को कम मिले तब भी हमारी बॉडी के उस हिस्से में नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है, जैसे ही हादसाती तौर पे वो सेल टूटता है तो सेल के टूटने से क्या होता है, वो स्वेल सराउंडिंग के सेल, इसमें से डिफरेंट केमिकल निकलते हैं जो कि सराउंडिंग के सेल में इन्फ्लेमेशन कोज करवाते हैं, जिससे क्या होता है सेल स्वेल करना शुरू करते हैं और बस्ट करके फटना शुरू होते हैं, जिनमें से डिफरेंट तरह का इंट्रा सेलुलर कंटेंट जो कि बेसिकली लाइसोसोमल एंजाइम होते हैं वो निकलते हैं और सराउंडिंग के सेल को भी डेड करना शुरू करते हैं और उस पूरे हिस्से पे इन्फ्लेमेशन कोज कर देते हैं। जिससे क्या होता है, ये खास टाइम तक वो इंजरी, डिपेंड कि कितनी बड़ी इंजरी है, वहाँ तक रहती है। देन वक्त के साथ साथ इंजरी या इन्फेक्शन ठीक होना शुरू होती है। तो इस तरह हमारी बॉडी में दो मुख्तलिफ प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सेल जो है वो डेड होते रहते हैं। तो व्यूअर, आज का टॉपिक जो है इसी टॉपिक के साथ ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है, आप टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।